अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 14 कैफ 6 का स्टार्ट हो गया जी। आपको होमवर्क के अंदर प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 7 तक दिए थे, ठीक है। इन 7 सवालों में कोई मसला तो नहीं आया है? तो पूछ लें, किस किसने अटैम्प्ट किए हैं? हाँ, किस किसने किए हैं अटैम्प्ट? बस, बाकियों ने क्यों नहीं किए? किसका इंतज़ार है? ईद तो गुजर गई है, बड़ी ईद का। कहते हैं हाँ, शर्म कर लो यार। अच्छा जी, जिन बच्चों ने किए हैं ये क्वेश्चंस होमवर्क में, उन्हें कोई मसला तो नहीं आया? किसी किस्म का मसला तो नहीं आया? पक्का? दूसरा होमवर्क था पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कोई मसला आया हो? ये किस किसने अटैम्प्ट किया? वही बच्चे ज़ाहिर है पढ़ने वाले, जो पास होने वाले। बाकी कब होंगे पास होने वाले? जब पढ़ने वाले बन जाएंगे। बगैर पढ़े नहीं पास होगा। ओके, इसके अंदर सिर्फ इतना सा मसला था कि उसने टोटल लीज पेमेंट्स बताई थी। सवाल पढ़े ना। रिक्वायरमेंट थी पास करें जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर सिर्फ 97, लेकिन स्केड्यूल बनाएं पूरे 4 साल का। आगे लंबी सी कहानी। हेल्थमैन क्लब जो है, उन्होंने कुछ जो है वो इक्विपमेंट चाहिए था, तो उन्होंने अप्रोच किया है लीज़ वालों को और इक्विपमेंट लीज़ करा रहे हैं। मेन टर्म्स ऑफ लीज़ एग्रीमेंट बिटवीन क्लब एंड लीजिंग कंपनी आर कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इज इग्नोर्ड। यूजफुल लाइफ नहीं इग्नोर करनी। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट हम लेसी के सवालों में क्या कर देते हैं जी? हाँ, यूजफुल लाइफ जो है वो बहरहाल रूल के तहत देख लेंगे, ठीक है। कि डेप्रिसिएशन पर्पज़ के लिए हमने कहा था अगर ओनरशिप विल ट्रांसफ़र वाला केस हो तो हम डेप्रिसिएशन करते हैं यूजफुल लाइफ पे, और अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र हो तो शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीज टर्म, ठीक है। अच्छा जी, तो अब यूजफुल लाइफ 4 साल आ गई। लीज ट्रांसफ़र सब्सटेंशली ऑल द रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप टू द क्लब। इसका मतलब होता है ओनरशिप विल ट्रांसफ़र। क्या मतलब होता है जी? ओनरशिप विल ट्रांसफ़र, ठीक है। वो तो कह रहा है ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड पे उसको ट्रांसफ़र हो जाना है, यानी ओनरशिप में ट्रांसफ़र हो जाना है, ठीक है। रेंटल्स जो हैं वो 8582 पेएबल है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है जी। आगे कहता है टोटल लीज पेमेंट। टोटल लीज पेमेंट्स, वो जो हम लीज पेमेंट वर्किंग 1 में लिखते होते हैं, टोटल लीज पेमेंट्स कितनी हैं? 137312। ये टोटल उसने लीज के दौरान जो है वो पेमेंट्स करनी है। एलोकेशन ऑफ फाइनेंस चार्ज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट 16%। हेल्थमैन डेप्रिशिएट इक्विपमेंट ओवर 4 years स्ट्रेट लाइन मेथड। अब पूरा सवाल गुजर गया, कहीं पे लीज टर्म नहीं गिवन। ये ऊपर भी कुछ नहीं था, वो ये कह रहा है हेल्थमैन का प्रोवाइड वेट कंट्रोल फलां फलां करते हैं और इनकी ख्वाहिश है कि नया एडवांस इक्विपमेंट खरीदें अपने एग्जिस्टिंग फ्लीट के साथ। देयरफॉर मैनेजर ऑफ क्लब अप्रोचेज ओसिस लिमिटेड ऑन यकम जनवरी टू फाइनेंस सच इक्विपमेंट। और फिर वो यानी कि वहाँ भी कोई ऐसी बात नहीं लिखी। तो पूरे सवाल के अंदर कहीं लीज टर्म नहीं लिखी हुई। बोलो बोलो बोलो, पूरे में कहीं लीज टर्म? जी हाँ, रेंटल एक रेंटल है 8582 और टोटल लीज रेंटल्स हैं। तो अगर आप 137,312 को डिवाइड करते हैं 8582 से तो क्या आता है? 16 पेमेंट्स, ऐसे ही है। 16 रेंटल्स, 16 इंस्टॉलमेंट्स, और फिर इंस्टॉलमेंट्स हैं कौन सी? क्वार्टरली। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? तो फिर आप इसको अगर 4 से डिवाइड करें तो ठीक है, लेकिन हम तो 16 के हिसाब से चलेंगे, तो 4 क्वार्टर्स हैं। तो फिर इसका मतलब लीज टर्म भी क्या है? 4 years, और यूजफुल लाइफ भी क्या है? 4 years। तो लड़ाई वैसे भी ख़त्म हो गई। और अगर ये डिफरेंट होता भी तो चूँकि ओनरशिप विल ट्रांसफ़र वाला केस है, तो बस इतना सा फ़र्क था इस सवाल के अंदर कि इस यहाँ पर उसने लीज टर्म बताई नहीं हुई। बाकी अब आपने वर्किंग 1 में जो लीज पेमेंट लिखनी होती है वो तो उसने खुद ही बता दी, 137312। पीवी ऑफ एलपी आपको निकालनी पड़नी थी, ठीक है। अब उसके लिए वर्किंग 2 में आप क्या किया करते हैं? डेट, इंस्टॉलमेंट, बस ये 2 कॉलम बन जाए तो आपका प्रेजेंट वैल्यू आपकी निकल आया करती है, ठीक है। तो यकम बताएं जनवरी है, 97 को लीज शुरू हो रही है, पहली लाइन आपने खाली छोड़ दी। उसके बाद क्वार्टरली पेमेंट्स हैं और हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब क्वार्टरली एरियर। अब
जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने हो गए, एक क्वार्टर हो गया, तो इस क्वार्टर का एंड होगा। तो पहली किस्त यहाँ पर कितनी है? 8582। फिर 30 जून 97, फिर 30 सितंबर 97, और फिर अब इस सवाल के हिसाब से तो बस इतनी काफ़ी है, क्योंकि उससे सिर्फ 17 के साल की एंट्रीज कहीं और एरियर वाला सवाल है, तो आगे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बैलेंस शीट कह दी जाए तो फिर अगला पूरा साल यानी 4 और पेमेंट्स आपको लिखनी पड़नी। अच्छा, अब 16 इंस्टॉलमेंट्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, मैं अब नहीं कर रहा, ठीक है। अब यहाँ से समझ आ जाएगी कि सारी एरियर के अंदर है, तो सारों के ऊपर क्या कर दें, एन्युटी का फॉर्मूला लगाएं। सेम इंस्टॉलमेंट्स है, सेम इंटरवल है, ठीक है। लेकिन मसला क्या आ गया, अगेन इंटरेस्ट रेट है 16%। अब खामोश भी हो तो याद रखो, इंटरेस्ट रेट हमेशा एनुअल ही गिवन होता है, तो इसका मतलब 16% को डिवाइड करेंगे आप 12 से, पर मंथ हो जाएगा। अब क्वार्टरली चाहिए तो हर क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो 4% आ गया। 16/4 भी कर सकते थे आप, ठीक है। अब 4% क्वार्टरली रेट है, हमने यहाँ पे पीवी ऑफ एलपी निकालना है, तो हमने कहा जी एडवांस तो है नहीं, इसलिए सारे किराए ही क्या होंगे, डिस्काउंट 1 - 1.04 रेज टू पावर। कितने किराए हैं जी? 16 किराए हैं, तो -16 हो गया डिवाइड बाय 0.04, ठीक है। तो आपको आंसर क्या मिला? 48, और इधर क्या था जी? 137312, ऐसा ही है जी। तो बस इसके बाद तो मेरे ख्याल में कुछ सवाल में ऐसा मसला था नहीं। स्केड्यूल पूरा बनाने का उन्होंने कहा हुआ था, तो स्केड्यूल लीज मॉडल स्केड्यूल जो है ये पूरे 4 साल का बनाना था। तो वो 4 साल का देखो ना, 3 डॉट्स के साथ 4 साल में चला गया ना, कोई मसला। इसमें सिर्फ वाहिद मसला ये था कि यहाँ पर लीज टर्म गिवन नहीं थी, तो वो इस तरह से निकालनी थी। टोटल लीज पेमेंट्स तो गिवन थी, ठीक हो गया। चलें, ऐसे ही किया था। अच्छा जी, अब आ जाए अपने उल्लू वाले सवाल पे। किस चीज़ का आंसर? तो वो अच्छा बच्चों ने गलत लिखवा दिया, तो सही है, चले आए लिख लेते हैं दोबारा। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट 1 लाख है, होनी भी 1 लाख ही चाहिए थी, 100,000, ठीक है जी। अब पॉज करिएगा जी, ये 100,000 है और होना भी यही चाहिए था, ध्यान नहीं किया ना असल में। तो असल में हम ये नोट भी कर रहे थे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट ही फेयर वैल्यू के बराबर होती है। जाहिर सी बात है, कैश कोई लेकर चला जाए आज, तो उसको एसेट 1 लाख रुपए में मिलना चाहिए ना, ठीक है। अच्छा जी, वापस चलें जी। अब इतना सफ़र मैंने कर लिया था, लाख रुपए है जी पीवी ऑफ एलपी, लाख रुपए से शुरू करना है आपने। सोल्यूशन में नहीं थे तो कोई बात नहीं, आपको कोई ज़रूरत है सोल्यूशन की? जितनी लीज आपने पढ़ लिया उसमें हमें किसी सोल्यूशन की अब ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक कोई नई चीज़ है, नई चीज़ तो आज शुरू हो रही है। फिर अब रोज़ जो चीज़ पढ़ा दूंगा वो पर्चे में आया, उसके सोल्यूशन की क्या ज़रूरत है हमें? वैसे बाय द वे बोल रहा हूँ, बाकी सोल्यूशन तो होता ही है। भाई कह रहे हैं इसमें एक्सट्रैक्ट्स मांग लिए गए हैं लेकिन दिए नहीं गए हैं, तो कोई नहीं, आपने एक्सट्रैक्ट्स बना लिए होंगे। आइए जी ज़रा तशरीफ़ की टोकरियाँ लेकर पेज नंबर 51 पे, पहले यही करते हैं, फिर आज वो एक बहुत अहम काम करना है जो आपको इतना अहम नहीं लगता। मैंने बोला था कि आपका ईयर एंड, फाइनेंशियल ईयर एंड और लीज का ईयर एंड डिफरेंट हो जाए, ठीक है। नहीं किया था, कोई बात, तो बहुत अच्छा हो गया। अब उसमें मैं एक क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा आपको, और फिर एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, और फिर उसके बाद हम पास पेपर्स में देखेंगे कि वो कितनी दफ़ा इसको पूछ चुका है। तो बहुत अहम काम है, ठीक है जी। मैंने ध्यान नहीं दिया होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन में, फिलहाल तो ये कर लेते हैं। OL
जनरल एंट्रीज करनी है ऑन, अच्छा वो सिर्फ मांग रहा है जनरल एंट्रीज सोल्यूशन पर ये एग्जामिनर सिर्फ क्या मांग रहा है सवाल के अंदर, सिर्फ यकम जनवरी 20 के ऊपर आपने एंट्रीज करनी है। मेरा दिल ये है कि कम से कम 2020 वाले साल की तो एंट्रीज कर ही लें, ठीक है। अच्छा सवाल पढ़ते हैं, क्या नई चीज़ है देखते हैं। ओके, OL entered into an agreement on यकम जनवरी 20, OL leased a machine from स्पीड बैंक लिमिटेड। अब जनरल एंट्रीज करनी है OL की किताबों में ही, ठीक है। वैसे भी हमने अभी तक ऐसे ही पढ़ा है ना डिटेल्स, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो कभी को कमी हो भी सही तो कोई नहीं, वो बंदा पूछ लेता है। लीज पीरियड इज एग्रीड एज 5 years। However, lease contains an option for OL to terminate the lease at the end of 3 years upon payment of, हाँ जी नई चीज़ आ गई, टर्मिनेशन पेनल्टी। नई चीज़ क्या आ गई जी, टर्मिनेशन पेनल्टी। अब सिचुएशन क्या है यार, है जी लीज टर्म असल में तो 5 साल है, लेकिन लीज एग्रीमेंट के अंदर एक ऑप्शन है कि अगर लेसी चाहे तो तीसरे साल के एंड पे लीज को टर्मिनेट कर सकता है, लेकिन टर्मिनेशन पेनल्टी 4 मिलियन पे करेगा। अब वो टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा बताओ, ये तो वही बता सकता है। तो इंसेप्शन ऑफ लीज पे, यानी कि हम इसको स्टार्ट में ही खड़े होकर फिर लेसी से पूछेंगे, लेसी क्या मूड है, टर्मिनेट करोगे? नहीं नहीं नहीं, रीजनेबली सर्टेन है कि मैं टर्मिनेट नहीं करूंगा, तो इसका मतलब टर्मिनेशन पेनल्टी इग्नोर कर देनी है सवाल में। नॉर्मल सवाल है, 5 साल की लीज है, फिर कहां से आई टर्मिनेशन पेनल्टी, बात समझ आई है? तो फिर नॉर्मल सवाल होगा 5 साल के ऊपर जैसे हम करते आ रहे थे। लेकिन अगर ये सवाल ही बताएगा, क्योंकि ये लेसी ने बताना है कि उसका क्या ख्याल है, उसको क्या लगता है, अंदाजा शुरू में ही अंदाजा लगवाएंगे, स्टार्ट में ही, लीज के स्टार्ट में ही अंदाजा लगवाते हैं। और अगर लेसी ने कह दिया रीजनेबली सर्टेन है कि मैं इसको टर्मिनेट करूंगा, तो अगर टर्मिनेट करेगा तो लीज टर्म फिर 5 साल की बजाय 3 साल है, और तीसरे साल के एंड पे 4 मिलियन भी आएगा। जैसे परचेज ऑप्शन आया था ना लीज टर्म के एंड पे, बिल्कुल वैसे ही टर्मिनेशन पेनल्टी भी लीज टर्म के एंड पे प्लॉट होती है। लेकिन ये कब होगा, जब टर्मिनेशन हो रही है तो, ठीक है। अब सवाल में उसने 2 सवाल बना दिए। पहले में कहता है OL इज रीजनेबली सर्टेन दे के वो एक्सरसाइज करेगा टर्मिनेशन ऑप्शन ड्यू टू एंटिसिपेटेड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। वो कह रहा है कि जी उसको लगता है कि जी हम, वो कह रहा है जी कर ही लेंगे चेंज, इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो 3 साल बाद हमने टर्मिनेट कर देनी है। एक ये ऑप्शन है। दूसरा क्या है, रीजनेबली सर्टेन है कि वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। अब इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं तो इसलिए पहले हम यूँ समझते हैं कि नई चीज़ कर लें, ठीक है। अच्छा और क्या क्या लिखा हुआ है, कहता है डाउन पेमेंट भी है। डाउन पेमेंट है तो क्या करेंगे, लीज टर्म के स्टार्ट में उसको प्लॉट कर देंगे, यानी कि वो एडवांस पेमेंट की तरह से डाउन पेमेंट भी वैसी होती है, ठीक है। उसके बाद जी यूजफुल लाइफ 7 साल है, लेकिन लीज टर्म या 3 होगी या 5 होगी। अब अगर पूरे सवाल के अंदर अगर ओनरशिप विल ट्रांसफर मिल गया तो फिर 7 पे डेप्रिसिएट करेंगे राइट ऑफ यूज को, और अगर ओनरशिप ट्रांसफर ना मिला तो शॉर्टर पे, और शॉर्टर लीज टर्म ही होनी है, ठीक है। इस केस में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंटिंग टू 12 वॉज पेड ऑन 31 दिसंबर एंड ऑल सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स आर पेएबल ऑन, ठीक है। इसका मतलब 12 मिलियन की इंस्टॉलमेंट्स हैं और सारी की सारी हैं क्या, एरियर वाली। वो जब नॉर्मली जब सवाल में डाउन पेमेंट आ जाती है ना तो फिर सवाल में एडवांस नहीं होती, वो फिर जो है ना वो एरियर में चली जाती है। नॉर्मल है, डाउन पेमेंट पहले ले ले और फिर पहला किराया भी ले, वो भी डाउन पेमेंट ही बन जाएगा, ऐसा होता नहीं। तो या तो डाउन पेमेंट लेगा और फिर एरियर किराया होगा, या फिर एडवांस के सवाल में फिर डाउन पेमेंट नॉर्मली नहीं होती, वो डाउन पेमेंट ही बन जाती है एडवांस में किराया ले ले एक तरह से, ठीक है। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 10% एंड फेयर वैल्यू वो अलग बात है कि हम यहाँ इंशाल्लाह पहुँचेंगे यहीं पे। अच्छा अब ऐसे दिल कर रहा है, एक नई चीज़ आई है तो ज़रा क्या ख्याल है, बना लेना चाहिए हमें इसको टाइमलाइन को, ठीक है। तो ए पार्ट के लिए मैं टाइमलाइन बनाऊं अगर, तो यकम जनवरी क्या है जी स्टार्टिंग, यकम जनवरी 2020 पर आपकी लीज स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले आज क्या चीज़ आ गई है, डाउन पेमेंट 2 मिलियन है ना। उसके बाद अब वो क्या कह रहा है जी ए पार्ट में, इट इज़ रीजनेबली सर्टन दैट ही विल एक्सरसाइज टर्मिनेशन ऑप्शन, का मतलब फिर लीज कितने साल की होगी, 3 साल की। अच्छा अब किराए हैं एनुअली इन एरियर, तो रेंटल्स, दूसरी चीज़ क्या आ रही है हमारे पास, रेंटल्स। अब रेंटल्स हैं एरियर में कितने कितने
12 12 12। और चूंकि ए पार्ट है जिसमें वो कह रहा है रीजनेबली सर्टन है कि हम एक्सरसाइज कर लेंगे टर्मिनेशन ऑप्शन, तो फिर टर्मिनेशन पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। नींद नहीं पूरी की आज तुमने, हैं? अच्छा, तो फिर पेनल्टी आएगी और कहाँ पे आएगी बताओ? लीज टर्म के एंड पे। तो फिर एक असूल हमारा बनता जा रहा है। एक और चीज़ अभी लेसी के अंदर रहती है जो कि लीज टर्म के एंड पे आ सकती है, वो है GRV, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करूंगा, आज नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो वो जब डिस्कस करूंगा तो समझ आ जाएगी, वो ज़रा बदहज़मी हो जाती है। फिर फिलहाल अभी तो वो 3 चीज़ें अब ये टोटल होंगी जो हमारी लीज टर्म के एंड पे प्लॉट हो सकती हैं। एक आप बताओ, परचेज ऑप्शन की प्राइस जो कल आपने देख ली है। दूसरा आज नजर आ गई टर्मिनेशन पेनल्टी। और तीसरा GRV भी अगर सवाल में हो, क्या होती है अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है? तो फिलहाल 2 चीजें याद करो ना, 2 चीजें जो आगे वो याद करो। क्या? परचेज ऑप्शन की प्राइस हो सवाल में या टर्मिनेशन पेनल्टी हो, ये हमेशा लीज टर्म के एंड पे प्लॉट होंगी, ठीक है? अब कर लेते हैं जी सवाल को, केड़ी देर लगनी है। ले पार्ट ए करते हैं। पास पेपर ए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? क्वेश्चन 18 है, पेज नंबर बुक्स का 51। अब मैं ए पार्ट कर रहा हूं। ए पार्ट के अंदर अजम्पशन क्या है? टर्मिनेशन ऑप्शन ये एक्सरसाइज कर लेगा। ये अजम्पशन की बेस पे अब सवाल होना है, ठीक है? तो वर्किंग वन लीज पेमेंट्स। तो लीज पेमेंट्स जो हैं ये डाउन पेमेंट है। फॉर्मूला लिखवाया था कल, याद है? लीज पेमेंट का फॉर्मूला क्या होता है जी? डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स प्लस परचेज ऑप्शन की प्राइस, ठीक है? आज पता लगा अगर टर्मिनेशन पेनल्टी आ जाए तो वो भी एंड पे आ जाएगी। खैर, डाउन पेमेंट कितनी है? 2 मिलियन। रेंटल हैं 12 के, लेकिन अब कितने होंगे? 3 क्यों होंगे? क्योंकि तीसरे साल के एंड पे वो टर्मिनेट कर देगा लीज को, लेकिन फिर उसकी वजह से तीसरे साल के एंड पे इसको 4 मिलियन की टर्मिनेशन पेनल्टी भी पड़ जाएगी, ठीक है? तो फिर टोटल लीज पेमेंट कितनी हो गई? 42। ऊपर रुपीज इन मिलियन लिखा हुआ नजर आ रहा है? अब नेक्स्ट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकल सकती है आराम से यहां से भी। 2 मिलियन को कितना साल पीछे लाना है? 2 मिलियन तो आज ही पड़ा हुआ है। फिर 12 के 3 किराए एनविटी के फॉर्मूले से 3 साल पीछे, नंबर ऑफ तो ईयर्स तो होते ही नहीं है, एन में 3 ले लेंगे, एनविटी का फॉर्मूला लग गया। और ये तीसरे साल के एंड पे पड़ा, ये देखो ये। तो कितने साल पीछे लाएंगे? सिंपल डिस्काउंट करके इसको 3 साल। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे मैंने आपको एक आदत डाली थोड़ी सी कि आप वर्किंग 2 ओपन कर लिया करें, ठीक है? वर्किंग 2 में क्या है जी? डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस, ठीक है? तो 1 जनवरी कब शुरू हो रही है लीज? 1 जनवरी 20 पर, और 1 जनवरी 20 पर ही डाउन पेमेंट है, ठीक है? लेकिन फिर किराए जो हैं वो 31 दिसंबर 20, 31 दिसंबर 21 और 31 दिसंबर 22 पर है। अब डाउन पेमेंट 2 मिलियन आ गई, बोलो। पहला किराया 31 दिसंबर 20 पे 12, दूसरा 31 दिसंबर 21 पर 12, और तीसरा 31 दिसंबर 22 पर भी 12 ही था, लेकिन 31 दिसंबर 22 पे 12 में +4 करके शो करना है। अब पीओ जब कल वाले सवाल में आया था तो एडवांस वाला रेंटल था, इसलिए रेंटल एडवांस में पड़ा था और ईयर एंड पे पीओ आ गया था। और मैं उस वक्त आपको कहा था अगर यही एरियर वाला सवाल होता पीओ उसमें भी हो सकता है, तो इस तरह से ऐड कर देते, ठीक है? तो ट्रीटमेंट तो एक जैसा ही लग रहा है। अब दिस इज रेंटल और दिस इज टर्मिनेशन पेनल्टी, टर्मिनेशन पेनल्टी, ओके? तो अगर पीओ हो या टर्मिनेशन पेनल्टी हो,
हमने उसका क्या करना है जी, उसको लीज टर्म के एंड पे प्लॉट कर देना है। तो ये कितना बन गया जी, किराया, किराया प्लस टर्मिनेशन पेनल्टी जो हम पे करें। तो लीज पेमेंट्स का मतलब ही क्या है, जो भी चीज लेसी से लेसर को पे होनी है, तो टर्मिनेशन पेनल्टी भी तो लेसी से लेसर को ही जानी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा पीवी ऑफ एलपी, वो निकाली नहीं है। अब ये बनाने से फायदा ये हो जाता है कि आपको जरा आइडिया हो जाता है, ये 12 एनविटी से, और ये चौथा, ये जो 4 जो है ये तीसरे साल के एंड पे पड़ा हुआ है, इसको सिंपल डिस्काउंट करना है। तो 2 ऐसे ही रह गया, 12 को एनविटी के फार्मूला में हमने डाला, तो 1 माइनस 1.0 कितने परसेंट रेट है, ओह तो 1.1 हो गया, ठीक है। 1.1 रेज टू पावर, कितने किराए हैं ये, 12 कितने हैं, 1 2 और 3, तो -3 आ गया, डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस ये 4 देखो कहाँ पड़ा हुआ है, 31 दिसंबर 22 पे, तो ये 31 दिसंबर 22 से 31 दिसंबर 21, 31 दिसंबर 20 और 31 दिसंबर 19 या 1 जनवरी 20 कह लें, यहाँ तक लाना है। तो कितने साल पीछे लाएंगे, सिंपल डिस्काउंट करेंगे इसको, तो 1.1 रेज टू पावर -3 जी, 24.8 34 जी, ठीक है। अब ये हमारा क्या है जी, स्टार्टिंग पॉइंट है, 34.8 से हम स्टार्ट कर देंगे जी। 34.8 पे 10% लगा के इंटरेस्ट बताएं, खुदा का खौफ करें, एडवांस जैसा ही है, डाउन पेमेंट भी, तो पहले रेंटल या डाउन पेमेंट के साथ इंटरेस्ट नहीं आने, तो उसी दिन पे हो गया, सारे का सारा क्या पे किया आपने, क्योंकि इंटरेस्ट एडवांस में कभी पे हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इंटरेस्ट कोई नहीं था, सारे का सारा प्रिंसिपल है, तो ये बच गया जनाब 30। तो डिफरेंट इसातिज़ा कराम की तरतीब डिफरेंट होती है, डाउन पेमेंट को अलग से भी बाहर रख के एंट्रीज कर सकते हैं, वो इधर लाइन ना, लेकिन हम एक ही तरतीब पे सवाल कर लेते हैं, इससे फिर ज़रा हमारे थोड़ा सिंपल रह जाता है काम, ठीक है जी। तो एक ही तरतीब पे सवाल हो रहा है, डाउन पेमेंट भी उसी तरह से पहले रेंटल की तरह पे हो जाएगी, पहले लीज पेमेंट में डाल दें फिर निकाल दें, फ़र्क क्या पड़ता है, ठीक है। अच्छा जी, अब लगाएं इंटरेस्ट रेट, मैंने 21 के साल की एंट्रीज करनी है, 20 तक की करनी है, 20 तक की करनी है, चलो खैर पूरा कर भी लेते हैं, एक दफा पूरा भी कर लेना, पहली बार टर्मिनेशन पेनल्टी आया, बोलो 3.28 8.72 फिर 2.41 कर लें, और इधर 9.59 14.42 1. और यहाँ पे 14.42 और यहाँ पे क्या बचा, मतलब यही बनता था या डिफरेंट है, डिफरेंट बता दो ना, 16 माइनस दिस कितना बनता है, 14.56 वही लिखते हैं, और यहाँ पे क्या बच गया -0.1, कोई मसला नहीं है, लिखे खैर है। और अगर इससे तकलीफ हो रही है तो फिर आपको बताया था इंटरेस्ट बैलेंसिंग ले सकते हैं, ठीक है। नहीं ये पसंद आ रहा तो इसका दूसरा तरीका क्या बताया था, जो एंड पे बचा है वो इधर लिख दें, राउंडिंग का डिफरेंस है ना, ठीक है। और यहाँ पर बैलेंसिंग डाल दें, ये तो ज़ीरो हो जाएगा इंटरेस्ट को, यानी वो इंटरेस्ट को ही असर डाल दें, आप बनता भी उसी का ही था, राउंडिंग का वो इंटरेस्ट रेट ही निकालते आए हैं, मतलब आकर हम इंटरेस्ट एक्सपेंस तो उसी को डाल दें, खैर है जी। ये दोनों सही है, दोनों सही है, बोलो बैलेंस कितना बचता है इंटरेस्ट को, 16 माइनस दिस कर दो ना, 5, ठीक है। तो ये मर्जी है आपकी, जीरो शो कर दे तब भी ठीक है, किसी ने वो माइनस में लिखा हुआ, बस फिगर्स वही लेना फिर जो आपके स्केड्यूल में आ रही है एंड पे इंटरेस्ट की भी, ओके। अच्छा अब जर्नल एंट्रीज कर लें, फॉर द ईयर एंडेड
31 दिसंबर 2020। तो 1 जनवरी 2020 लीज स्टार्ट हुई है। बोलो, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। लीज लायबिलिटी हमेशा रिकॉर्ड होती है पीवी ऑफ एलपी पे। कितनी है? 34.8। और राइट ऑफ यूज़ के अंदर और भी 2-3 चीज़ें आती हैं, लेकिन फ़िलहाल सवाल में ऐसी कोई चीज़ थी नहीं, तो बस यानी इंस्टॉलेशन, आईडीसी, पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग नहीं है वो, ठीक है। उसके बाद एडवांस पेमेंट है, तो 1 जनवरी 20 को ही लीज लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा 2 से। लेकिन एरियर वाला सवाल है, इसलिए ईयर एंड पे इस साल का इंटरेस्ट पे हो जाएगा, सिर्फ डाउन पेमेंट ज़रा डिफरेंट हुई थी। तो सवाल अब बदलते रहे, हमने तरतीब ही ऐसी बना दी है कि सवाल बदलते रहेंगे, हमें मसला होना कोई नहीं। एडवांस कहो, एरियर कहो, डाउन पेमेंट आ जाए, एक जैसा कर लिया ना सवाल, ठीक है। अब जी ये 31 दिसंबर 2020 ये भी हमारा साल ही है, तो ये कैश क्रेडिट, ये लीज लायबिलिटी डेबिट, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, ठीक है। तो लीज लायबिलिटी डेबिट कितने से? 8.72 से। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से? 3.28 से। और कैश क्रेडिट कितने से? 12 से। कुछ रह तो नहीं गया? डेप्रिसिएशन रह गई है जी। तो अब चूंकि ओनरशिप के बारे में सवाल साइलेंट है, तो क्या अज्यूम करेंगे? ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर। तो अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र ना हो रही हो तो हम शॉर्टर पे डेप्रिशिएट करते हैं, लीज टर्म या यूजफुल लाइफ में से। तो यूजफुल लाइफ 7 साल है, लेकिन लीज टर्म 3 साल है, तो फिर डेप्रिशिएट करेंगे हम 3 साल पे, ठीक है। ओके, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितनी अमाउंट से होगी? राइट ऑफ यूज़ को पकड़ें। राइट ऑफ यूज़ की कॉस्ट 34.8, ठीक है जी। तो वर्किंग अलग से की नहीं है मैंने, बस तो दिमाग में आपके हो रही है। तो 34.8 को डिवाइड किया आपने और पूरा साल डेप्रिशिएट करना है, बिल्कुल। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से हो गया जी? ले जी ए पार्ट हमने कर दिया, तो एक्सटेक्स बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं मेरे ख्याल से। बी अब यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा जी, अब अगर हम दूसरी अजम्पशन पे चले जाते हैं, दूसरी अजम्पशन क्या है जी? अब पहली को भूल जाएं, इंडिपेंडेंट सिनेरियोज है ना, ठीक है। दूसरे अजम्पशन वो कह रहा है कि जी इट इज़ रीजनेबली सर्टन दैट ही विल नॉट एक्सरसाइज द, तो फिर कितने साल पे लीज रहेगी? पूरे 5 साल पे ही रहेगी। 1 2 3 4 गुजारा हो ही क्या 5, ठीक है जी। अब भाई सवाल तो सारा वैसे ही है, डाउन पेमेंट उसी तरह से डाउन पेमेंट आएगी 2 मिलियन की। फिर रेंटल्स हैं एनुअली इन एरियर, लेकिन चूंकि टर्मिनेशन पेनल्टी कोई नहीं है, तो टर्मिनेशन नहीं कर रहे तो 5 साल पे चले गए, और टर्मिनेशन पेनल्टी भी अब नहीं आएगी। सवाल यही है। तो ये छोटी सी बात ज़बानी नहीं सिखाई, बस सवाल करके हमने देख लिया। अब किसी सवाल में आ जाए तो ये ट्रीटमेंट है। अगर फिर टर्मिनेशन पेनल्टी ऐड करो तो मतलब टर्मिनेशन को अज्यूम कर रहे हो ना, तो फिर वहाँ पे लीज़ को रोकना भी पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से लीज़ में रिन्यूअल ऑप्शन भी आएगा आगे चल के, वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल तो टर्मिनेशन को हमने देखा, ओके। अब वर्किंग ऑन लीज पेमेंट्स, 2 रुपये की डाउन पेमेंट है, 12 रुपये के 5 किराए हैं, और कोई भी इसके अलावा चीज़ नहीं। कितना? 62। फिर हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकालनी है, तो वर्किंग नंबर 2
से हेल्प ले लेते हैं। वैसे तो टाइमलाइन भी बनी हुई है, पर पर्चे में चूँकि मैं सजेस्ट करता हूँ आपको टाइमलाइन ना बनाया करें, ठीक है, तो फिर इसलिए ये ज़रा फ़ायदा हो जाता है इससे। डेट, इंस्टॉलमेंट्स, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट 1 जनवरी 2020, पहली लाइन खाली। फिर 1 जनवरी 2020 पर डाउन पेमेंट, फिर 31 दिसंबर 2020 पर 12, 21 पर 12, 22 पर 12, 23 पर 12 और हो गया पूरा काम। अब एंड पे देखो कोई टर्मिनेशन पेनल्टी नजर नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब 2 को छोड़ दो, माफ कर दो, और 12 रुपए पर 12 के रेंटल्स हैं, उन पर एनुटी का फॉर्मूला लगा दो। वो 1 2 3 4 5 हैं, ये पांचों लेकर आएंगे। एनुटी के फॉर्मूला की खास बात क्या बताई हुई है, सारी पेमेंट्स को पहली पेमेंट से एक पीरियड पीछे ला के छोड़ देगा, ठीक है। तो 1 माइनस 1.1 रेज़ टू पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.1, आंसर इज 47.5। बदलना ही था, जाहिर है टाइम बदल गया, कैश फ्लो बदल गए, तो 47.5 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से हमारा स्केड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला इंटरेस्ट बता दें, तो सारे का सारा प्रिंसिपल 45.5 से अब कहानी आगे चलेगी, ठीक है। अब 31 दिसंबर 20 पे 4.6 कर दूं, वहाँ पे 2 था, चलो खैर, यहाँ पे क्या बच गया 7 पॉइंट, थोड़ा सा दूर दूर रखते थे, 7.44 4 और 38.5। मेरे ख्याल में तो पूरी वर्किंग करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है अब, है ना, कर लें, ज़रूरत नहीं है। वो तो ज़रा पेनल्टी आ गई, तो मैंने कहा एंड करके दिखा दूं कि 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मज़ीद आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। ये मसला है यहाँ पे। अच्छा, अब जरा एंट्रीज करें, तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 की हम एंट्रीज कर रहे हैं। 1 जनवरी 2020 आज आपका टेस्ट है, पता है आपको, राइट ऑफ यूज डेबिट मैंने देखा भी नहीं है, यानी ज़रा यार उन्हें किसी को मैसेज करें, ज़रा दान साहब के टीए को कहें कि फिर ज़रा ला के दिखाएँ टेस्ट, इंडिपेंडेंट टेस्टिंग होगी हमारी, ठीक है। अभी तो देखता हूँ मैं, ये नौकर आगे पीछे हो, हमारी एक आधी छुट्टी ईद से पहले कम थी, लेकिन इंडिपेंडेंट टेस्टिंग का मतलब मुझे नहीं पता टेस्ट में उन्होंने क्या क्या करना है, कैसे करना है टेस्ट। तो हमारे लिए तो हर टेस्ट ही ICAP का टेस्ट बन जाएगा कि हम तैयारी करेंगे, और मैं वो तैयारी थोड़ी कराऊंगा कि जो टेस्ट में आना है, मैं तो तैयारी करूँगा टॉपिक की। अब जो टेस्ट में आ गया वो आ गया, क्या ख्याल है। तो लेट्स सी, मैं देखता हूँ अभी टेस्ट, जैसा भी होगा देना तो पड़ेगा आज जी। राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट कितने से, 47.5 से। फिर जनाब डाउन पेमेंट आ रही है, तो 1 जनवरी 2020 पर ही लीज लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट कितने से, 2 से। उसके बाद ईयर एंड आएगा तो रेंटल पे कर देंगे 31 दिसंबर 2020 पर लीज लायबिलिटी डेबिट कितने से, 7.4 से। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 4.6 से, और कैश क्रेडिट 12 से। और फिर 31 दिसंबर 2020 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। अब चूंकि सवाल चुप है, तो भाई ओनरशिप तो विल नॉट ट्रांसफ़र है, तो अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र वाला केस हो तो शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीज टर्म। अब लीज टर्म 5 साल है, यूजफुल लाइफ 7 साल है, तो हम शॉर्टर पे करेंगे, यानी
तो 47.5 डिवाइडेड बाय 5, आंसर 9.5 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम क्रेडिट करते हैं। जी क्वेश्चन पूछें बेटा। मैंने आपको पहले दिन अर्ज किया था कि एक तो एस्टीमेट चेंज हमारे साल में नहीं है और दूसरा आखिरी साल की एंट्रीज भी हमारे जो है वो सिलेबस में नहीं है। तो ना तो एस्टीमेट चेंज होना है ना आखिरी साल की एंट्रीज होनी है। तो इसलिए आप ये आखिरी साल की एंट्रीज फाइनल में जाके कर लेना टर्मिनेशन पेनल्टी पे करने की, ठीक है। मौजें लग गई ना मेरी हैं, तो फिर भी 15-16 दिन लग जाने हैं। बहुत कुछ है अभी, लेकिन इस स्टैंडर्ड में और भी बहुत कुछ है अभी। बहुत कुछ तो नहीं है खैर, लेकिन कुछ काफ़ी कुछ है जो अभी आप फाइनल में पढ़ेंगे। ले हैं। टेस्ट का तो हमेशा से यही स्केड्यूल रहा है, अभी बता रहा हूं ना। सुभान अल्लाह, एक इंटेंजिबल का नोट है, पता नहीं अब उसमें क्या है, मैंने नहीं पढ़ा। क्यों पढ़ूं? यही तो टेस्ट करना है, रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूँ सिर्फ। एक है जनाब जर्नल एंट्रीज करनी है, और ये IS 21 का एक सवाल आया हुआ है सिंपल सा, पता ही है आपको, फाइनेंशियल फॉरेन करेंसी का। छोटा सा बीच में एक और भी IS 38 का सवाल है। तो आपका जी आज टेस्ट है, और कल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने बच्चे बैठे हुए हैं इनमें से किसी ने टेस्ट ना दिया तो उनकी खैर नहीं है। और ऑनलाइन वालों का भी टेस्ट है। इसमें कोई ऐसी चीज़ रिक्वायरमेंट पढ़ के मुझे नहीं नज़र आई कि जिसको मैं ये कहूँ कि हमने इसकी तैयारी करनी थी। तैयार है हमारी सारी चीज़ें। IS 38 वो तो माशाल्लाह आपका रेडी स्टडी एप्पल गो है, ठीक है। लेक्चर सब लिए हुए हैं ना, भूल गया था सैटरडे को बताना, कोई बात नहीं, लीज नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ले जाओ भाई। मेरे बच्चे आज टेस्ट देने जाएं तो उसके ऊपर लिख कर आएँ, ठीक है ना। तो मैंने कहा इनसे कल पूछना है कि सब बच्चों ने टेस्ट दिया है या नहीं। टेस्ट देना है लाजमी। कितनी देर का टेस्ट है देखो ज़रा ऊपर, 45 मिनट्स है। 45 मिनट्स लगा देना, इंशाल्लाह 6 महीने बच जाएंगे। ऐसे हर टेस्ट सीरियसली देना है। और मैंने आपको बता दिया है, देख लो मैंने कैसे सवाल पढ़ा। मुझे नहीं पता IS 38 के सवाल में क्या है, पर मुझे अपने बच्चों पे भी एतमाद है और अल्लाह की ज़ात पे भी भरोसा है कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। बाद में देखूंगा क्लास के बाद जब आप चले जाएंगे, वरना तो मैं यहाँ पे कोई ना कोई बूटी लगवा दूँ। तो जो होगा पर्चे में होगा, कल फिर उसको देखेंगे कि आपके साथ हुआ क्या। ICAP में भी तो ऐसे ही होता है ना। तो ये अनसीन वाला एलिमेंट जो है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। यस है। तो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में मैं ऐसे ही चलता हूँ, टेस्ट नहीं देखता मैं, बाद में अगले दिन डिस्कस करता हूँ जैसे पर्चे के अंदर होता है। तो ये फिर हम दोनों का टेस्ट है। ओके ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। चलो, किस किस ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, किस किस ने नहीं किया? अच्छा, इंटेंजिबल सेम है, कुछ बढ़ेगा। वो हो सकता है बड़ी हुई चीज़ बीच में आ गई हो, तो भी मुझे नहीं पता, वो कल ही देखेंगे। बढ़ेगा क्या मतलब? कंसोलिडेशन की कोई बात है। असल में कंसोलिडेशन यहाँ पे हमारे सिलेबस में, तो इसलिए मैं तो वो सवाल नहीं करवाए हैं। मेरा दिल ये है कि जब हम कंसोलिडेशन कर लेंगे तो फिर IS 38 के 2-3 सवाल करेंगे, ताकि हमारा IS 38 भी बाद में लेट 2 महीने बाद कहीं जाके रिवाइज हो जाएगा, और साथ में कंसोलिडेशन वाले सवाल भी उसके अंदर हम टैकल कर लेंगे। ठीक है ना, पढ़ लेना चाहिए तो यार, कि कंसोलिडेशन और सवाल ना हो। चलो देखी जाएगी, अब तो क्या हो सकता है, हैं जी, अल्लाह मालिक है। अच्छा जी, अब वो फॉर्मूलाज जहाँ लिखे थे ना जी, मेरे ख्याल में वहाँ पे अब अपना ज़रा ना थोड़ा सा एडिशन कर लें। अब तो मैंने वो कल नोट लिखने लगा था ना, तो नहीं लिखा था, एक नोट हमारा बढ़ गया। अब कहीं पे वो बनाया था ना टेबल सा, ये नोट 1। अब असल में तो फार्मूला लीज पेमेंट का वही है जो ऊपर लिख दिया है। ओनरशिप विल ट्रांसफर का केस हो तो लीज पेमेंट का फार्मूला क्या है? डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस परचेज ऑप्शन। और वो परचेज ऑप्शन कब ऐड करना है? जब रीजनेबल सर्टन हो कि वो एक्सरसाइज कर लेगा परचेज ऑप्शन को, लेसी। ठीक है। इसके अलावा कभी ऐसा हो सकता है कि सवाल में लीज टर्मिनेशन पेनल्टी आ जाए,
तो वो लीज टर्मिनेशन पेनल्टी को ऐड करना है लीज टर्म के एंड पे, लेकिन वो भी कब करना है, जब रीजनेबली सर्टन हो कि वो एक्सरसाइज करेगा। तो ये नोट नंबर 1 पड़ गया हमारा कि इन लीज पेमेंट फॉर्मूला we will add lease termination penalty if it is reasonably certain that lessee will exercise termination option। और रेफरेंस में आप लिखेंगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन नंबर कौन सा भी किया है, 18 आउल लिमिटेड। और अब पास पेपर में आता रहे ये कॉन्सेप्ट, अब हमें इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, नहीं होगा ना इंशाल्लाह। चलो जी, अच्छा यहाँ पे एक दूसरा नोट डलना है, लेकिन उससे पहले ये सवाल करेंगे, तो फिर जब ये भी रूल बन जाएगा तो फिर यहाँ पे दूसरा नोट आकर डाल देते हैं। ठीक है, और वो नोट बेसिकली है लीज इंसेंटिव के बारे में, लीज इंसेंटिव के बारे में। पास पेपर्स में आ जाएं, कोयला लिमिटेड एक सवाल होगा, कोयला लिमिटेड, वो ढूंढें। कौन सा है, 13, बड़ा जंप मारा है भाई। हाँ, पेज 121, पास पेपर 13, कोल लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग, वैसे एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं CL's स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिलेटेड नोट्स भी बनाने हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं सिर्फ, और नोट्स बनाने हैं। हो सकता है मैं फिर भी इनकम स्टेटमेंट बनाकर फिर काट दूं, ताकि अभी तो सीखने के ज़माने में पक्का हो जाए ना, परिचय में फिर नहीं बनाना। ओके, कोल लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 30 जून 2019। पहला मसला यहीं पे आ जाता है जब ईयर एंड 30 जून चला जाता है ना, कि अब नहीं होता, बड़े हो गए अब। ऑन यकम जनवरी 19, चलो फिर पहला मसला आ गया। यकम जनवरी 19 पर हमारी लीज स्टार्ट हो रही है। यार इससे पहले अगर हम वो कर लेना, छोटा सवाल 5वां, और ज़रा बेहतर हो जाएगा, क्या ख्याल है? ये करते हैं आके, ठीक है। असल में ईयर एंड हमारा क्या है, नहीं ये ठीक है, ईयर एंड, हाँ ईयर एंड क्या है हमारा, 30 जून 2019, और हमारी लीज स्टार्ट हो रही है यकम जनवरी 19 पे। तो लीज का ईयर एंड और फाइनेंशियल ईयर एंड सेम नहीं है। बिल्कुल आसानी से ये सवाल हो सकता है, ये भी मैं करवा सकता था और वो भी पहले करवा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उसमें फ़ायदा ये है कि वो दिसंबर वाला ईयर एंड है और ये जून वाला है, तो ज़रा जून वाला थोड़ा फंस जाता है स्टार्ट, तो पहले स्टार्ट वहाँ से करते हैं। छोटा सा सवाल है, 5वां सवाल है, जो तरतीब में चल रहे थे ना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन 4 तक हमने किए थे, 5वां करवाता हूँ, फिर एक ज़रा उससे अंदा सा बना के ना सवाल होमवर्क में दूंगा ताकि आपको ज़रा मज़ा आए, ठीक है। और उसके बाद फिर इस पे आते हैं, ठीक है। चलो, ये कोल लिमिटेड है, ये कोल लिमिटेड होमवर्क में भी जा सकता है, ये तो डिपेंड करता है हमारे मूड के ऊपर, हमारा सब मूड क्या है, ठीक है। हाँ वो तो देखेंगे क्या क्या करना है, वो तो हाजमे के हिसाब से चलना होता है। मैंने हिंट छुपा दिया है,
पास करें जनरल एंट्रीज फॉर लेसी फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2007, 8 एंड 9। ठीक है, लीज कमेंस हो रही है 1 अप्रैल 2007 को, ईयर एंड है हमारा 31 दिसंबर। तो हमारा ईयर एंड और लीज का ईयर एंड अब सेम नहीं रहा। ठीक है, तो करना क्या है, अब यही तो सिखाना है। लीज कमेंस हो रही है 1 अप्रैल 2007 को, लीज टर्म है 3 साल, एनुअल हैं रेंटल्स जो कि एरियर में पे होने हैं। तो जाहिर सी बात है अगर एरियर में एनुअली पे होने हैं तो 1 अप्रैल 2007 को लीज शुरू हुई है तो पहली पेमेंट फिर जाहिर सी बात है। तो ज़रा पहला सवाल है ना, तो इस तरह ज़रा लिख लिख के बताया जा रहा है हर चीज़ को। ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्या है जी, इंटरेस्ट रेट क्या है जी 15%। अब सिचुएशन क्या है, हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर को होता है जबकि इस लीज एग्रीमेंट का ईयर एंड होना है 31 मार्च पे। तो क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला हिंट जो यहाँ पे याद रखने वाला, और फिर ये काम यहाँ नहीं कहीं और सवालों में भी करना है। जैसे हमने IAS 21 के अंदर एक चीज़ छोड़ी हुई है, याद है आपको, कहाँ याद होना है, फॉरेन करेंसी लोन। ठीक है, उसके अंदर जब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट आती है तो वो भी अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल जैसे लीज का बनाते हैं ना, वैसे ही लोन का बना के अलग अलग करना होता है। तो उस वक्त इसलिए छोड़ दिया था कि अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना सीख लेंगे तो वहाँ पे जाकर तो फिर बस कार्रवाई प्रोग्राम ही होना है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़, दूसरा IFRS 15 में जाके भी आपका एग्रीमेंट, ज़रूरी नहीं सर लीज का एग्रीमेंट हो, आपका किसी और कस्टमर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है जिसमें रेवेन्यू वगैरह बुक करना होता है आपने, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट का ईयर एंड और आपका फाइनेंशियल डिफरेंट हो जाएगा तो यही तरतीब होगी जो मैं आज सिखाने लगा हूँ। वो क्या असूल है, जब भी कभी ऐसा हो कि आपका फाइनेंशियल ईयर एंड और लीज का फाइनेंशियल ईयर एंड सेम ना रहे तो आपने लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल हमेशा अपने ईयर एंड के हिसाब से बनाने, सोच के बताओ, या लीज के फाइनेंशियल ईयर, लीज के ईयर एंड के हिसाब से बनाना चाहिए, सोच के बताओ। वैसे बिल्कुल आपका लीज एग्रीमेंट का अलग से स्केड्यूल बनेगा, यानी आपका लीज एग्रीमेंट 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला है तो आपका पूरा स्केड्यूल, आमिर भी मिटा दें वो, आपका पूरा स्केड्यूल बनेगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, फिर 31 मार्च, फिर 31 मार्च। फिर जब जनरल एंट्रीज करने लगेंगे तो फिर देखेंगे हमारा ईयर एंड कुछ और है। ठीक है, फिलहाल सवाल में अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाते हुए भूल जाना है कि हमारा ईयर एंड क्या है। तो यहाँ पर आपको हिंट भी लिखा हो, यही मिल रहा है, ऑलवेज प्रिपेयर अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल एज पर लीज ईयर एंड। तो जिस वक्त लीज वर्किंग 1 वर्किंग 2 करते हुए ये भूल जाना है कि हमारा ईयर एंड क्या है, देखना ही नहीं है उस तरफ, सुकून से अपना लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना है, सामने रखना है लीज के ईयर एंड को। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो इसका मतलब फिर तो सिंपल हो गया, बस फिर तो बहुत सिंपल हो गया जी, क्या ख्याल है। लीज पेमेंट्स 30,000 इंटू 3 है, वर्किंग 1, कैमरा उधर है, वहाँ मार्कर चेंज कर दो, जल्दी करें जी, शुरू करें, फिर शुरू करें, काम शुरू करें। ठीक है, यहाँ पे बाकी मैं भी मिटा लेता थोड़ा सा, चलो जी। 1 अप्रैल 2007 से स्केड्यूल स्टार्ट करें, स्केड्यूल वैसे ही है। ठीक है, तो लीज पेमेंट है वर्किंग 1 में, लीज पेमेंट्स तो 30,000 की एक पेमेंट है और टोटल कितनी पेमेंट्स हैं 3, तो टोटल क्या बन गया जी 1 लाख, अच्छा सॉरी 4 नहीं 90,000। उसके बाद सिंपल PV ऑफ LP, कोई साइंस नहीं है इसमें भाई, मार्कर्स मंगवा दें कोई अच्छे से। 30,000 इंटू 1 माइनस 1.16% है, 15 रेज़ टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.15। जी, और कोई डाउन पेमेंट नहीं थी, कोई एंड पे PO नहीं है, बस सिंपल रेंटल्स है। ठीक है, असल में नई चीज़ जो सीख रहे हैं, देखने में कितनी आसान लगने वाली चीज़, आप देखोगे पास पेपर्स के अंदर कितनी दफ़ा इसने पूछा हुआ है, पेपर प्रेशर में बड़ा मसला हो जाता है इस चीज़ के अंदर। बहरहाल नहीं होगा इंशाल्लाह, प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी आप अच्छे से जी। 68497, ठीक है। वर्किंग 2 डेट
इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल इंटरेस्ट और बैलेंस। लीज कमेंस हो रही है जी कब? हाँ छोड़ो ईयर एंड, पता नहीं क्या होगा, हमें क्या ईयर एंड से, 1 अप्रैल 2007 पर। और किराया एरियर में आने हैं तो 31 मार्च 2008 पे पहला किराया आएगा 30,000। फिर 31 मार्च 2009 पे अगला किराया आ गया 30,000। और फिर 31 मार्च 2010 पे तीसरा किराया आ गया 30,000। ठीक है, 3 ही किराए। ओके, अब स्टार्टिंग पॉइंट 68,497 पीवी ऑफ एलपी से स्टार्ट करेंगे। और एरियर का सवाल है तो पहला ही इंटरेस्ट निकलेगा जी 10275, प्रिंसिपल 19725, 48,772। आगे भी चलिए 73162224 और 26088 3913 जीरो कर दें, ये लो, ठीक है, जीरो ही कर दो। ओके, नहीं तो हो सकता है कोई मसला नहीं उसमें, ठीक है, तो जीरो। तो कभी कभी ऐसा सरप्राइज मिल जाता है, जैसे वही रखें, जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर आपको एक सवाल ऐसा मिल गया था, कोई बात नहीं, अच्छा ही हो गया ना, मैंने तो करवाना ही था, ठीक है। अच्छा, अच्छा जी, अब जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 3 साल की जर्नल एंट्रीज, क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है, पेज नंबर 43 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ओके, नाउ प्रॉब्लम कम्स। तो 31 दिसंबर 2007 पे हमारा पहला साल एंड होना है, यानी हमने वर्किंग करते हुए ये ध्यान में नहीं रखा कि हमारा ईयर एंड क्या है और लीज का ईयर एंड क्या है, ठीक है। अब ख्याल आया, ओहो हमें तो 31 दिसंबर 2007 में ईयर एंड करना है, तो कोई बात नहीं, लीज स्टार्ट तो इधर कमेंसमेंट डेट तो इसी साल में आ रही है ना, तो वो तो किसी एक टाइम में आना है एसेट, लीज्ड एसेट ने, तो फिर पहली एंट्री तो किसी एक टाइम की ही होनी है, वो तो किसी एक साल में ही है। तो 1 अप्रैल 2007 पर आपके पास एसेट आ गया, एंट्री बोलो, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। तो क्या है जी अमाउंट 68,497, ठीक है जी। उसके बाद पहले साल में तो इतना राशि कोई नहीं है, इधर खुली खुली एंट्री क्यों करें। 68,497 से आपने राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज लायबिलिटी को क्रेडिट कर लिया, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जनाब इस साल में कोई पेमेंट नहीं हो रही, देख लो, साथ में हमारा साल तो एंड हो गया ना, हमारे साल में तो कोई पेमेंट नहीं हुई, ठीक है। तो ऐसी मैंने 4-5 लाइनें छोड़ दी, आपने नहीं छोड़नी, तो ज़रा कंपैरिजन में चलाना होता है ना साल में। अब जी हाँ, वक्त गुजरने के साथ साथ इंटरेस्ट एक्रू होता है,
आप, मैंने कहा था यूँ समझें कि ये आपने एसेट नहीं लिया, ये आपने किसी लोन लिया है, वो उधार पे एसेट लिया यानी लोन ही लिया हुआ ना। तो अगर आपने किसी से 68,000 यकम अप्रैल को लिया है तो 31 दिसंबर 2007 तक कितना अरसा उसके पैसे को इस्तेमाल कर लिया? 9 महीने। तो उसका इंटरेस्ट बनता है। ये नहीं कहा कि अगर आप 31 दिसंबर 2007 पे लीज को कैंसिल कर दें तो बैंक क्या सिर्फ एसिड के पैसे लेगा 68,497? वो क्या कहेगा 7 महीने का 9 महीने का इंटरेस्ट भी पे करो। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2007 पे खड़े होकर आपको एक्रूवल की एंट्री करनी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अब इंटरेस्ट के लिए तो आपको फिंगर थंब अप्रोच यूज करना पड़ती थी। तो हमारा साल तो है 31 दिसंबर 2007 पे एंड हो रहा, लेकिन जब हमने फिंगर थंब अप्रोच को यूज़ किया तो ये एरियर वाला सवाल है। तो ये एरियर वाले सवाल में आपको पता है ना, आपकी पेमेंट आपके साल के आखिरी दिन नज़र आ रही होती है। तो ये 10,275 रुपये का इंटरेस्ट जो है 31 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008 तक का है। लेकिन हमें इसमें से कितना चाहिए? तो ये कितने महीनों का इंटरेस्ट है, इसमें से हमें कितना चाहिए, तो हम उस इंटरेस्ट की एंट्री कर लेते हैं। तो पकड़ा हमने 10,275 को और इसको क्या कर दिया जी 9/12। आंसर 7706 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो गया और इंटरेस्ट पेएबल। तो वो जो कल आपको कल परसों से बात कर रहा था कि अगर एडवांस का सवाल होगा तो बैलेंस शीट के अंदर इंटरेस्ट पेएबल भी आएगा, लेकिन अगर आपका ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर एंड और लीज का ईयर एंड डिफरेंट हो तो चाहे एरियर का सवाल भी हो ये इंटरेस्ट पेएबल उसमें आ सकता है। फिर ध्यान रखना है। ठीक है, कोई मसला है तो बताएं। ये बात समझ आई है? अच्छा, अब और डिप्रिसिएशन तो अपनी जगह पे कायम है, वो तो ऐसी होनी है। एंट्री 31 दिसंबर 2007 पे आपने एंट्री पास करनी है जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब डेप्रिसिएशन राइट ऑफ यूज की होती है तो 68,497, लाइफ तो गिवन ही एक है बस, तो डिवाइड बाय 3 करो आंसर। क्यों फ्रैक्शन क्यों? ये भी पहली बार हुआ फिर। ठीक है, हमारे साल में ये एसिड सिर्फ 9 महीने इस्तेमाल हुआ है, तो इंटू 9/12 आंसर इज 17124। ठीक है जी, चल नेक्स्ट है जी, अगले साल में जाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट एंट्री होनी है, लेकिन आप थोड़ा सा सोचें तो खुद भी कर सकते हैं। खैर एनीवेज, ओके नाउ अगला साल आया जी, तो 31 मार्च ईयर एंड होने से पहले ही आपकी पेमेंट आ रही है, सही है? यानी पहली एंट्री तो नहीं होनी, ये तो कोई नहीं है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008, तो एसिड तो लीज पे दोबारा नहीं आ रहा, चलो लाइन लगा लो। उसके बाद 31 मार्च 2008 पर आपने किस्त पे करनी। ठीक है, अब ये जो इंस्टॉलमेंट पे हुई है कैश है तो ये क्रेडिट हो जाएगी, और लीज लाइबिलिटी भी जो है एज ऑन लाइबिलिटी है, हुई पेमेंट पूरी निकल जाएगी। लेकिन इस 10,275 में मसला है। आप अगर ये 10,200 उधर रखें भाई, अगर ये 10,275 सारे का सारा आप पेमेंट में डाल देते हैं तो क्या ये सारे का सारा आपका रिकॉर्ड हुआ है? सही बोलो, क्या ये सारे का सारा रिकॉर्ड हुआ है? सही। अब दो ऑप्शन थे। ऑप्शन 1 ये है कि आप 31 मार्च 2008 पे पहले एंट्री पास करें, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 10,275 का 3/12। क्या मतलब? ये 3 महीनों का इंटरेस्ट अभी रिकॉर्ड होना बाकी है। इस इंटरेस्ट में यकम अप्रैल 7 से 31 दिसंबर 7 तक के 9 महीनों का इंटरेस्ट 2007 में ऐड रिकॉर्ड हो गया, जबकि जनवरी फरवरी मार्च 2008 वाले जो हैं वो इस साल में रिकॉर्ड करने थे। ठीक है, तो फिर ये कितना बना? 69। तो पहले आप ये करें, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 25,
और फिर आप दूसरी एंट्री पास करें जिसमें आप नॉर्मल एंट्री कर लें, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, लीज लायबिलिटी डेबिट 19725। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा आपको, हाँ जी, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट सॉरी डेबिट करना पड़ेगा। कितना, 7 टोटल 10275 से, और फिर कैश या बैंक क्रेडिट होगा पूरा 30,000। ठीक है, लेकिन हम ये एंट्री ऐसे नहीं किया करेंगे, टाइम ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। ये हम एक ही दफ़ा में ये काम कर सकते हैं। वो कैसे, हम जनाब कहेंगे ये 10,275 के अंदर से, इस 10,275 में से 9/12 ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका हुआ है और 3/12 हमने अभी रिकॉर्ड करना है, तो कर लेते हैं। अब सबसे पहले क्या कर लें जी, हम सबसे पहले 3 महीनों का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो 10,275 में से 9/12 रिकॉर्ड हो चुका था पिछले साल में, 3/12 अभी हमने रिकॉर्ड किया। कितना बना, 2569। ठीक है जी। उसके बाद अब ये रिकॉर्ड हो गया टोटल। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 में क्या करें, इस इंटरेस्ट पेएबल को जो पिछले पीरियड में आपने रिकॉर्ड किया था क्रेडिट, इसको डेबिट कर दें। इंटरेस्ट पेएबल डेबिट कितने से, 7706 से, वरना तो ये हमेशा पेएबल रह जाएगा। फिर तीसरी चीज, अब ये देखो, ये 10,275 की एंट्री हो गई है, कैश तो इकट्ठा क्रेडिट हो जाएगा ना 30,000 में, तो 10,275 में 2569 जो है वो अब रिकॉर्ड किया और पिछले वाले को रिकॉर्ड किया हुआ था ऑलरेडी। ठीक है, फिर बाकी क्या है जी, 19, ये क्या है जी, लीज लायबिलिटी डेबिट कितने से जी, 725 से, और कैश क्रेडिट कर देंगे आप 30,000 से। तो ये आप चाहें तो ये एंट्री करें, चाहें तो 2 तोड़ के करें, लेकिन आई वुड सजेस्ट, मैं आपको ऐसे ही करवाऊंगा एंट्री, आप ये बेहतर है कि एंट्री इस तरह से करें। खैर जो एंट्री तो पूरी करने दो इस साल की भाई, फिर दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। अच्छा, अगर तरतीब में रखना चाहते हैं एंट्री को, तो एंट्री की तरतीब क्या थी, लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और फिर वो पेएबल जो है उसको भी कर सकते हैं आप। तो ये अगर आपकी वो वर्किंग की तरतीब में आ जाएगी एंट्री, सही है। अभी ऐसे तो वही वैसे ही कर देते हैं। चलो ज़रा वर्किंग की तरतीब में एंट्री की आदत है ना आपको, आप पहले लीज लायबिलिटी डेबिट किया करें, चलो वो नहीं खराब करता मैं आपकी तरतीब। एंट्री वही है, बिल्कुल पूरे नंबर मिलने हैं वहाँ पे भी। लीज लायबिलिटी डेबिट 19725, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 10,275 का 3/12 292569, और उसके बाद ये जो पेएबल रिकॉर्ड किया था इसको ख़त्म करो आप, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट 7706। अब ये तरतीब सीधी हो गई, लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल। तो ये पेएबल भी पहले लिख सकते थे और अच्छा हो जाता, बिल्कुल ये 9/12 3/12 भी हो जाता। खैर चले छोड़े, एक ही बात है। ओके, और कैश क्रेडिट डन। उसके बाद अब इस साल के एंड में भी वही मसला है भाई, क्या ख्याल है, इस साल के एंड में भी वही मसला है कि आपका ये जो फिंगर थंब अप्रोच है उसने क्या बताया था, ये इंटरेस्ट 1 अप्रैल 7 से 31 मार्च 8 तक है। तो हमारे 8 वाले साल का जनवरी फरवरी मार्च तो यहाँ से हमें मिल गया, लेकिन जो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 8 है उसका इंटरेस्ट कहाँ पड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि ये फिंगर थंब अप्रोच क्या बता रही है, 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009 तक का इंटरेस्ट है। तो हमें 1 अप्रैल 8 से 31 दिसंबर 8 तक का इंटरेस्ट निकालना है, तो वो इसमें से मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये 7316। ठीक है, इस 7316 में से कितना, 9/12 हमें देते हैं। ठीक है, और जो बाकी है वो अगले साल रिकॉर्ड होने, हमें उसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं। तो इतना सा करना था हमने। तो 31 दिसंबर 2008 पर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 7316, इसका 9/12 रिकॉर्ड कर लें अपने साल में जी।
5487 से इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हुआ, लेकिन ये तो पे होना है अगले साल मार्च में जाके, ठीक है। तो फिलहाल ये फिर क्या है, पे। तो अगर आपका ईयर एंड और लीज का ईयर एंड, फाइनेंशियल ईयर एंड आपका और लीज का ईयर एंड सेम नहीं होंगे तो भी इंटरेस्ट पेबल नजर आ सकता है बैलेंस शीट में, चाहे एरियर का सवाल हो। वरना अभी तक तो यही याद हुआ था हमें, एडवांस का सवाल हो तो लीज ये इंटरेस्ट पेबल बैलेंस शीट में नजर आता है करंट लायबिलिटी में, ठीक है। तो 5487, ठीक है जी। और फिर 31 दिसंबर 2008 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट करनी है, पूरा साल अब है, तो इसलिए 68497 डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा जी, 2 और 22832 क्यूमुलेटिव में क्रेडिट हो गया, ठीक है। अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड और लीज का ईयर एंड दोनों सेम ना रहे तो ये करना है बस, ओके। यहाँ पे पार्ट 1 क्लोज कर रहे हैं।